अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 2024 के जनरल इलेक्शन के तहत पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसकी सिंध असम्बली में 28, कौमी असम्बली में 22 नशस्तें हैं। गवर्नर सिंध, एक सूबे की गवर्नरशिप इनके पास है, साथ ही साथ उसी सूबे से यानी सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, अपोजिशन लीडर भी MQM के हैं और उसके साथ साथ विफाकी वजारत तालीम जो है वो भी एक वजारत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास है। तो किसी भी सियासी जमात के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल एसेट इस इन आदाद शुमार को कहा जा सकता है। लेकिन कुछ खबरें हैं कि ये जमात एक बार फिर अंदरूनी खलफशार का शिकार है और अंदरूनी सियासत जो है इस जमात में एक बार फिर सर उठा रही है। कहने को इसमें 2-3 ग्रुप इस वक्त नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें जो एक ग्रुप है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि सरबराह हैं इस वक्त, वो उसको लीड करते हैं, और दूसरा ग्रुप जो पार्टी के अंदर है वो पाक सरजमीन पार्टी से आए हुए लोगों का है, जिसको लीड करते हैं अनीस कायम खानी और साथ ही साथ मुस्तफ़ा कमाल। और तीसरा ग्रुप जो इस वक्त पार्टी में कहा जा रहा है वो डॉक्टर फारूक सत्तार का कहा जा रहा है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी उनके साथ हैं और अली खुर्शीदी साहब जो कि सिंध असम्बली में वो भी इस ग्रुप के कहे जाते हैं। अब हुआ ये कि 9 फरवरी को एक लेटर आता है। उस लेटर के बाद तंजीम में जो तंजीमी ओहदे हैं उनको रीशफल किया जाता है और उसके बाद जो होलसेल इख्तियारात हैं वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास, और इन शॉर्ट जो APMSO है उसके मामला जो है वो अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी के हाथ में, और तीसरा जो पार्लिमानी मामलात हैं वो गवर्नर सिंध के पास आते हैं, और बाकी जो नॉन इम्पॉर्टेंट ओहदे या मामलात हैं वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ जाते हैं। जिसके बाद हमने देखा कि एक ग्रुप बाकायदा नाराज़ हुआ और इस नाराज़गी का इजहार बहादुराबाद पर जो मरकज़ है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वहाँ पर जाके हुआ, और वहाँ पर खूब जो है वो नारेबाजी भी हुई और पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है इजहार भी किया गया। जिसके बाद अगले दिन हमने देखा कि ख़वातीन कारकुनान जो है वो भी वहाँ पर आती हैं और वो जो है उन्होंने नारेबाजी की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक़ में। ये क्या मामला है? डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि सरकर्दा रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नाराज़ ग्रुप कौन है, इसकी नाराज़गी है क्या, क्या मामला है? अब ये ना कहिएगा कि सब सही है, क्योंकि सब सही नहीं है। देखें, सबसे पहले तो ये कि आपने जो ये इंट्रो दिया ना, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई कि वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मेरी पार्टी के बारे में, अगर मेरी पार्टी में आप जो बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ है तो हम तो पूछ रहे हैं ना, हमारा काम पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे जो एक हमें एक खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो हमने कहा आप ही से पूछ लें बजाय तीसरे चौथे। इसका मतलब ये है कि देखें, जो ये सोशल मीडिया है ये कैसे कैसे कमालात और शोबदे दिखाता है कि राई का पहाड़ बनाता है, ठीक है ना। कहीं सिर्फ धुआं उठ रहा हो तो वो कहते हैं कि आग लग गई है। ठीक है, आग लगने का ख़तरा हो सकता है, एक चिंगारी है वो शोला बन सकती है, लेकिन ये कि वो राई का पहाड़ अगर बन गया है या कोई बात का बतंगड़ बन गया है, तो मेरे ख्याल में फिर ये मसला सोशल मीडिया का यही तो मसला है कि वहाँ पर फिर वो अपनी स्पेकुलेशन हर एक की है, वो एक ख़ुद अपना एक रोड मैप बना लेते हैं। और वो जैसे आता है ना क्रिकेट के मैच में, अगर इस स्पीड से रन बने तो 50 ओवर में इतने रन बनेंगे, अगर इस स्पीड से बने तो वो अपना रोड मैप खुद ही कर ले देगा। अगर इसी स्पीड से आप इस वक्त नेशनल मीडिया पे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, तो इसलिए आपसे हम तसी जा रहे हैं। इस स्पीड से अगर ये झगड़ा इनके दरमियान अगर कोई और रहा तो ये आगे जाके ये मंजरनामा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आपने मुझे उस वक्त बुलाया है जब तकरीबन हम 2 बड़ी तफसीली और बड़ी मीटिंग्स के बाद बहुत सारे मामला, अगर ये तनाज़ा आया भी था, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मूला है उसके बाद ना, तो इसमें किसी का भी इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन हुआ ये था कि 8 आदमियों ने चूँकि इसे ओके कर दिया था, तो खालिद भाई ने इसको नाफिज़ुल अमल समझ लिया कि भाई नाफिज़ुल अमल है, और वो नीचे भी बहुत सारे शोबों में चला गया। अच्छा, जिन मेरे साथियों का एतराज़ था, चूँकि उन्होंने वहाँ पर पेस्ट नहीं किया एतराज़ ना, तो वो समझा गया कि वो भी मंजूरी, अगर वहीं पेस्ट हो जाते ना कि भाई नहीं अभी इसको जारी ना करें, इसको नाफिज़ुल अमल ना करें, इस पर बात करेंगे, इस पर पूरी मीटिंग होगी, पूरा वो पूरी फुल फ्लेजेड मरकज़ी कमेटी, और हम वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो उसका इज़हार करेंगे। लेकिन ऐसा चूँकि नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा कि दानिस्ता नहीं हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा होगा, लेकिन वो हों जिनका इख्तलाफ हो या वो हों जिनका 100% इत्तफाक़ हो,
MKM की मरकज़ी कमेटी खालिद मकबूल भाई और हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी भी तरह अपनी कोई भी फैसले या पॉलिसी को हम वोटिंग पर ना जाने दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वोटिंग से अगर फिर एक अक्सरियती राय जाती है और जो लोग अगर अक्सरियती राय नहीं रखते तो मैं समझता हूँ ये पोलराइजेशन की तरफ वो इख्तलाफ पे ज़्यादा मुझे लगता है कि डेंजरस होगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है, इसीलिए हमने फिर उसे ये अक्सरियती और ये अक़लियती उस पर नहीं डाला। बाहमी मुशावरत के जरिए आपकी प्रायोरिटी है। अच्छा, बाहमी मशावरत अगर पहले भी हो जाती तो भी अच्छा था, और अगर ग्रुप में डाला गया तो उसे भी एक प्रपोजल समझ के उस पर हम राय दे देते तो जाहिर, और ये कह देते कि इसको भी नाफिज़ अमल ना करे, तो मेरे ख्याल में शायद कोई बात इतनी ज़्यादा खाम खाई ये जो धूल उड़ी वो भी ना उड़ती। लेकिन वो चूँकि एक मरतबा जब बात इख्तलाफ बाहर चला गया और फिर सोशल मीडिया में चला गया तो वो सारी बातें जो आपने की, और उसमें एक तीसरा ग्रुप भी पैदा हो गया, वो मेरा, यानी मेरे ख्याल में मेरा और कामरान भाई। आपको तो खुश होना चाहिए, कितनी से है आपकी पार्टी के अंदर। नहीं हमारी ये देखिए हमारी नहीं, लेकिन एक सेकंड, नहीं, मैं और कामरान भाई की कोशिश ये है कि ये किसी किस्म का भी निफाक ना हो, किसी किस्म की भी कोई नाचाकी ना हो, कहीं पर अदम ना इत्तफाक़ी हुई है तो उसको कैसे दूर किया जाए, जो इख्तलाफ आते हैं उसको कम से कम करके जो अक़दारे मुश्तरक हैं, जो चीज़ें कॉमन हैं, जो एक बड़ा मकसद है, एक कॉमन मकसद है, उसके लिए कैसे मुख्तलिफ पॉलिसी और फैसलों को उसके मुताबिक ट्यून किया जाए, उससे आमांग किया जाए। नहीं, लेकिन आप तो बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, आइडियल बात करें, लेकिन जब कारकुनान पहुँच जाएँ और वहाँ पे नारेबाजी हो और कुछ माहौल बिल्कुल तल्ख हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी की आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कुछ है, तो उसको सेटल कैसे किया? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये जब ये मीटिंग, उसी रात एक मीटिंग हो गई थी फाइनल ना, जिस दिन ये इतवार वाला दिन, इतवार का रोज़ था मेरे ख्याल में। अच्छा, अब इसमें जो है वो शरंगेज़ी भी हो सकती किसी भी जगह, किस पार्टी की सफ़ में, चाहे उसका ताल्लुक़ पहले कहीं से भी था, पहले MKM से ही था, PSP से था, किसी जगह से भी था, हम इसका जायज़ा भी ले रहे हैं कि भाई ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन MKM अगर किसी चीज़ के लिए मशहूर रही है वो तो अपनी तंजीमी जो स्ट्रक्चर है, जो रैंक एंड फाइल है, उसी के लिए MKM हमेशा से मशहूर रही है। हमारा यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? इसीलिए जब सब हम आपस में बैठे और अगर वहाँ से कोई नारे भी निकले तो जो रियलाइजेशन आई सबके दरमियान वो है कि देखें, अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को कायम नहीं रखेंगे ना तो फिर बाकी सारी बातें सानवी है। ठीक, कुछ भी हो, एक दूसरे से किसी बात पे नाराज़गी भी हो ना तो उसका इजहार का हम तरीका भी तय कर लेते हैं। ठीक, कि पहला तो अपने ही ग्रुपों में करें, पार्टी के अंदर ही करें, पार्टी कॉल कर लें और खालिद मकबूल भाई के घर पे जाके बैठ जाएं। भाई कई मरतबा हुआ है कि हमें किसी बात पे इख्तलाफ है, मैं जाके बैठ गया उनके घर पे, भाई आप ये क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसी तरह मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई भी, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया होगा कि खालिद भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं और कामरान भाई भी मौजूद है ना, तो हमारा रोल तो ये है। तो अब आप जब कह रहे हैं कि मैं और कामरान भाई, तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ नजर आ रही है। मैं ये क्लेम नहीं करना चाहता कि बाकी अल्लाह ना करे ग्रुप या मैं गैर जानिबदार हूँ। शायद मैं अपनी मैच्योरिटी को, अपने तजुर्बे को, अपनी थोड़ी सी जो तजुर्बा रहा है लोगों को आपस में मिलाने का, जब मर्जर हुआ था तो कामरान टेसूरी भाई का उसमें बड़ा कलीदी किरदार था ना, हम तीनों के दरमियान। मैं ORC से आया, मुस्तफ़ा भाई PSP से आए, खालिद भाई MKM से थे, तो उसमें बड़ा किरदार उनका था। तो इसका मतलब अगर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि भाई लोगों को आपस में बाहम शीर व शकर किस तरह करना, उनके इख्तलाफ को एक तरफ रख के उन चीज़ों पर कैसे इकट्ठा करना जिससे आगे, और ये सबको मालूम है कि अलहदा होकर अल्लाह ना करे कोई भी फरीक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। वो देख लिया ना पीछे, वो पीछे देख लिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। हर हाल में आपको एक साथ मिलकर एक टीम के तौर पर काम करना है। यकीनन एक कलेक्टिव लीडरशिप का मुजाहिर जो है वो बनकर सामने आना है। मशावरत जो है वो आपका एक अहम हथियार होना चाहिए, सही, ठीक है ना। और अगर कहीं पर कोई सवाबदीदी इख्तियार है कन्वीनियर का तो उसको डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। और अगर कन्वीनियर के पास ज़्यादा इख्तियार आते हैं और वो फ़ैसले ज़रा कम करते हैं, और अगर ये बात भी है कि वो फ़ैसले शायद कभी कभी ख़ुद अकेले कर लेते हैं, और ये अगर ये तासुर भी है तो उसका सबसे बड़ा हल है कि ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे बहुत सारे इख्तियारात हम आपस में तकसीम कर लें, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉइड ऑफ अथॉरिटी इज नॉट फॉर एन इफेक्टिव गवर्नेंस। बट इसका मतलब है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ये लिस्ट कहाँ से आई, ये जिम्मेदारों की जो जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा रही हैं, इनके ऊपर उनका ऑब्जेक्शन था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं।
सुना है कि जनाब एमक्यूएम ने वफाक से एक और वजारत का मुतालबा भी किया है और पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से बात हुई और ये बड़ी पर्सन स्पेसिफिक है जिस पे वफाक का ये कहना है कि जनाब पीपल्स पार्टी से जो हमारा मुआहदा था वो 2 सूबों में पीपल्स पार्टी का जो है वो गवर्नर होगा और 2 में नून लीग का होगा और इस वक्त मौजूदा कराची के अंदर या सिंध के अंदर जो गवर्नर है वो एक एमक्यूएम के साथ अंडरस्टैंडिंग के है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है पर्सन स्पेसिफिक करने का तो उन साहब को आप गवर्नर बना दीजिए और गवर्नर साहब जो है उनको आप पार्लिमानी सियासत के अंदर लेकर आ जाएं। ये बातें कहाँ तक, ये मफरूज़ा या कह लें ये बातें? देखें, ये तो बिल्कुल सरीहन बेबुनियाद है ना, इसकी तो कोई जवाज़ है ही नहीं, कहीं से नहीं बन रहा। इसका मतलब तुम अपनी दोनों शख्सियात के ऊपर अगर उनको कहीं पर हम टारगेट कर रहे हैं कि इनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैंने तो सिर्फ गवर्नर का नाम लिया नहीं, गवर्नर इसके अलावा भी आपने कहा किसी और को गवर्नर बनाने का और गवर्नर को गवर्नरशिप से नहीं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस वाली बात से ज़्यादा तो ये दोनों मेरे भाई, इससे ज़्यादा तो उनको मुतनाज़ बना ही नहीं सकते। अरे हमारे किसी भी टीयर में किसी लेवल पे ये कोई सोच विचार हो, ये भी फिर वो कोई शरारत है, जरूरत है कि जो कि सोशल मीडिया में आ जाती बिला वजह, मतलब बात अब तो फीका लग चुका है सोशल मीडिया के ऊपर भी। अच्छा, लेकिन वो पीका अभी तक फीका है ना, उसमें वो तड़का आप चाह रहे 2-4 अंदर हो जाए इसमें थोड़ा पीका में तड़का लगेगा तो इसीलिए तो मैंने आपको प्रोग्राम में बुलाया कि बजाय इसकी कोई आए बाएं शाएं कोई और करे, आपसे हम पूछे। अच्छा, ये भी बताइए, तो पार्टी के अंदर थोड़ी पीका अप्लाई करेंगे, फिर हम कहेंगे कौन कर रहा है देखें। पीका की एप्लीकेशन तो है ना, मेरे ख्याल में अगर शुरू हो और जेन्युइनली हो, वो मुल्क की बका सलामती, मुल्क की जो दिफा है, मजबूती, इस्तेकाम, उसको लेकर हो, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत केयरफुली बहुत। लेकिन यहाँ पर ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हाँ, अगर इस तरह सियासी मामला, इतना ज़्यादा सियासी मामला में आप चले गए। और हाँ, मतलब जहाँ एक मिनिमम, और मैं कहता हूँ पीका तो आएगा ना जब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस काबिल नहीं होंगे कि वो आपस में एक कोड ऑफ कंडक्ट ना बनाए। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह, जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, वो चाहें तो इस वक्त वो ट्रेंड सेट कर सकते हैं, ठीक है, वो लोगों को लीड करें, वो वहाँ के लीडर्स हैं। जो इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स को अपना ज़ाब्ता अखलाक बनाना है। वो बात थोड़ी सी आगे निकल गई, मैं कमिंग बैक उसी पॉइंट पे। मीडिया के लोगों को, मीडिया के अंदर का अगर हुकूमत रेगुलेट करने जाती है ना इजहार आज़ादी की, इजहार राय की जो आज़ादी है, तो वहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेटिक रूल आ रहा है, ये डिक्टेटरशिप आ गई है, ये सिविलियन डिक्टेटर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिविलियन डिक्टेटरशिप या इस तरह के कवानीन क्यों आए, हर शोबा अपने अंदर से कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, मेरी ये राय। और ये जिस दिन हो गया पाकिस्तान सेल्फ सेंसरशिप, सेल्फ एहतसाब जिसे आप कहते हैं वो कर ले, और उसका एक तय कर ले कि हमारी ये हद है भाई, इससे आगे में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए सियासी लोगों को भी वो जो नाराज ग्रुप था आपका, जो ऑफिशियल जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आउट हो गया था, बाहर निकल गया था, वो वापस आया या नहीं आया अभी? पहली बात तो मैं किसी को ग्रुप तस्लीम ही नहीं करता। अगर मेरे कुछ साथी नाराज़ थे या अगर कोई ऐसी बात हुई भी, तो मेरे ख्याल में उसके हल की सलाहियतें भी हमारे पास बदर्जे अतम मौजूद हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा जो हम रिजॉल्व ना कर सके पार्टी के अंदर का, तो फिर हमें तो यकीन है कि हम सियासत करें, हम पार्टी चलाएं। मेरे ख्याल में वो लोग सर वापस आ गए हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहीं ऐसे थोड़ी चले गए थे। हाँ। वो हैदराबाद में सब मौजूद थे, हम लोग सब आपस में रोज़ मिल रहे थे। हाँ। हमारे दरमियान ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे थे या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अल्लाह ना करे कोई ऐसा माहौल था ही नहीं, अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल इस तासुर को, इस बात को मुस्तरद करूँगा कि कोई ग्रुप है, पहली बात ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर कहीं नाइतफाक़ी है, किसी बात से इख्तलाफ है, वो भी हम तय कर रहे हैं कि, और किया है कि उसका तरीका क्या होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आप हम तमाम साथियों में से जो ऊपर हैं, जो जिनका आपस में मर्जर होता, आप किसी को भी बुला के पूछेंगे, वो यही कहेगा कि हाँ, हमें अपने इख्तिलाफ को रिजॉल्व करने के लिए हमारा एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है, और हम इसी तरह आइंदा करेंगे। ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कुछ और मौजू जो है जिनके ऊपर बात करनी है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कल रात अचानक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ और उनके हक़ में एक बयान दिया। तो उनका ये बयान क्या एमक्यूएम की स्टेटेड पॉलिसी है, क्या है? देखिए, एमक्यूएम की पॉलिसी बयान के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कोई बात कहेंगे तो वो ज़्यादा मुस्तनद होगी और पॉलिसी होगी, लेकिन मुस्तफ़ा भाई ने जो बात की बिल्कुल सही की।
मुनासिब बात की है। मैं भी इस बात पर जो उनका हम ख्याल हूँ, और मैं भी ये महसूस कर रहा था कि ये बयान मैं दे दूं जब तक पार्टी आपस में बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात नहीं करती। तो मुस्तफ़ा भाई ने पहल की, उन्होंने दे दिया, तो वो एक पार्टी की तरफ से एक नुमाइंदगी हो गई। नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से वो तर्जुमान जो है वो पार्टी के तर्जुमान नहीं बल्कि पीएसपी के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से मीडिया को दिया गया ना। अगर एमकेएम की तरफ से आता तो फिर एक समझा जाता, फिर ये सवाल ही नहीं बनता था मेरा। देखिए, जो पीएसपी के तर्जुमान थे वो पीएसपी के नहीं है। पीएसपी इस वक्त कहीं पर मौजूद नहीं है। पीएसपी का कोई स्ट्रक्चर या फॉर्मेट नहीं है। जो पीएसपी का था वो एमकेएम का, तो मैं बार बार पीएसपी क्यों करूँ? जो भी था वो एमकेएम का ही था जिसने दिया, और एमकेएम के अंदर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि क्यों गुमराह हो गए थे, वापस आ गए। नहीं, ऐसा है ही नहीं। सही जो बयान दिया सही दिया, उसको पार्टी ओन करती है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं पीएसपी थी नहीं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि गुमराह हो गए थे, अब वापस आ गए, पार्टी का दोबारा एक असासा बन गए। देखिए, ये तो मुस्तफा भाई मरतबा ये कहा है कि उन्होंने महसूस किया था कि शायद इस तरह वो ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन महसूस किया इससे यकजहती को नुकसान हुआ, और हम मिलजुल कर ही जो है वो अपने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, उन्हें उनका हक दिला सकते हैं, उन्हें सर उठाकर चलने का मौका और सर उठाकर ज़िंदा रहने का हक हम दिला सकते हैं। तो मुश्तरका जद्दोजहद से मुमकिन। तो उन्होंने खुद ये कहा, हम सब ने रियलाइज किया, और मैंने 2 साल पहले किया था इस मर्जर से। 2 साल पहले से मैं कह रहा था, अगर आपने प्रोग्राम निकाल लें तो देख लें। अब ये बताइए कि कराची के मामलात से एमक्यूएम इतनी लाताल्लुक़ नज़र क्यों आ रही है, या ये कहूँ कि उतनी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र क्यों नहीं आ रही? अभी सबसे पहले बात करें कि जामियात की जो वाइस चांसलर्स की तकर्री के हवाले से बात कर लें, इंटरबोर्ड के में जो कुछ भी रिजल्ट्स में हुआ उसके हवाले से बात कर लें, डोमिसाइल का मामला, एमक्यूएम इतनी मुतहर्रिक नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आप ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जितना वाइब्रेंट हम जमात इस्लामी को इन इशूज़ के ऊपर देख रहे हैं, एमक्यूएम क्यों नहीं है? जमात इस्लामी के पास ये लग्जरी है ना कि वो सूबा असम्बली में खाली हैं, मरकज़ में वो बिल्कुल कौमी असम्बली में है नहीं, तो उनके लिए ये बहुत आसान है कि सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करें और आवाम के पास जाकर किसी के ख़िलाफ़ भी कोई बात करके अपने नंबर बनाएं, और जितने लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं उनकी वो कैपेसिटी तो शुरू से इस हद तक इस्टेब्लिश है, तो इसलिए वो लगता है कि सड़कों पर आके वो सियासत। लेकिन वोट तो आवाम ने आपको भी इन्हीं चीज़ों के लिए दिए थे ना, और किस चीज़ के लिए दिए थे? वजारतों के लिए थोड़ी दिए थे। मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि उनके पास ये लग्जरी है कि वो नुमाइंदा ऐवानों में नहीं, उनके पास सड़कों के अलावा कहीं और वो बात कर ही नहीं सकते ना। तो आपने क्या किया नुमाइंदा ऐवानों में, ये बताइए। देखें, नुमाइंदा ऐवानों में मेरे ख्याल में एमकेएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी वज़ीर आज़म को एक इशू से अप्राइज़ करना, मोहसिन नकवी को एक इशू से अप्राइज़ करना, इनके साथ कहीं कोई जुड़े हुए मामलात हैं, ट्विन सिटीज़ हैं इस्लामाबाद और पिंडी, तो वहाँ जब पॉलिसी साजी में कोई दखल होता है, और जब मुल्क की मजबूती, इस्तेहकाम, बका, सलामती और दिफा का सौदा सिंध में गुज़िश्ता 16 सालों से बिला शिरकत गैरे के इक़्तिदार को लेकर मसनूई अक्सरियत पर अपना वज़ीर आला हर बार लाकर और कराची को एक कॉलोनी बनाने की जिस साजिश पर अमल पैरा, उसमें अब हमारा मेयर भी कराची से छीन कर हल्का बंदियों में, जिस तरह के मेरे ख्याल में हर लेवल पर हम लड़े हैं, और हमारे लड़ने से जो चीज़ पीपल्स पार्टी ने को भी हम कायल करने में कामयाब हुए कि वो इलेक्शन तो उन्होंने हमारी 50- सीटों से लड़के हमें बाहर कर दिया हल्का, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गए 50 सीटों का उन्होंने इजाफा किया जो उन्होंने कम की थी। सर आपको याद होगा? बिल्कुल मुझे याद है। इसी तरह मरदमशुमारी में पहली मरतबा 50 सालों की 5-6 मरदमशुमारी, पहली मरतबा कराची की आबादी 32% से 37% हो गई सिंध का, यानी 5% आबादी लापता जो थी वो हमने बाजियाब कराई। सर इलेक्शन हो चुका है ना, मूव फॉरवर्ड आगे। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सर फारूक भाई, जामियात के वाइस चांसलर गवर्नर ने उसके ऊपर एतराज का बिल आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ मैं, तो वो सारी बातें बताऊंगा, मुझे मौका है ना, आपने दिया है जब बुलाया है। मरदमशुमारी की निगरानी करके 5% आपकी आबादी बढ़ा के कौमी की और 3 सूबाई की सीटों का इजाफा हमने कराया, अल्लाह के। उसके बाद वाटर बोर्ड ने 15 सालों में चूँकि आपको पानी नहीं दिया K4 का फेज़ 1, हमने लड़ झगड़ के उसे वापडा को दिलवाया। वापडा ने 50%। आज कराची में पानी का मसला हल हो गया? नहीं हुआ ना, तो सुने तो 50% काम हो गया। मैं आपको डेट दे रहा हूँ, दिसंबर 2026 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलने जा रहा है। ये हमारी कोशिशों से हो रहा है, जो हमारी निगरानी हो रही है, जिसमें ये काम हो रहा है। एहसन इकबाल
फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, हम ये 3-4 लोग इस पर काम कर रहे हैं। खालिद मकबूल भाई पूरी तरह से हमारे इस काम से आगे। सर, वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और जामियात में वाइस चांसलर की तकर्रुरी का जो मामला है, इसको उस इंटेंसिटी के साथ MQM ने क्यों नहीं उठाया? गवर्नर ने एक बिल पे एतराज़ करके उसको वापस कर दिया। सुना है वो मेरे ख्याल से शायद बैरून मुल्क है। अब इस मामले को स्पीकर सिंध असेंबली एज कायम मुकाम गवर्नर जो है वो टेकअप करेंगे, बिल लेकर आएंगे, वो पास भी हो जाएगा। तो कहाँ गया फिर MQM की मुखालफत? MQM उल्टे तवे पर भी बैठ जाए ना प्रोविंशियल असेंबली में, तो उसके पास उस बिल को रोकने का कोई तरीका नहीं, माँ सिवाय इसके कि वो उसे अपोज करे, बॉयकॉट करे, बाद में जाके वॉकआउट करे और आके बाहर असेंबली अपनी लगाए और बाहर धरना दे। हाँ, आप मुझसे ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि फिर अवामी एजिटेशन की नौबत कब आएगी? मैं मज़ीद कितना सब्र और बर्दाश्त आप भी करेंगे, और आप अपने वोट बैंक को और कराची के मासूम बेगुनाह मसाइल ज़दा शहरियों को भी कब तक इस आजमाइश पर? नहीं, वो तो फिर जमात इस्लामी कर रही है ना। फिर अब जमात इस्लामी जितना करे वो तो ना काफ़ी है ना। हाँ। इसीलिए तो 4 मरतबा हाफिज़ मकबूल के साथ जब मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में मैं मिला, मैंने उनको कहा कि देखो, ना अकेले तुम कुछ कर सकोगे, ना अकेले MQM कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो कराची की PTI है कम से कम, हाँ। वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकेगी। जितनी तेज़ी के साथ पीपल्स पार्टी ने मसनूई तरीके से रियासती हुकूमती ताकत को लेकर अपनी इंग्रेस बढ़ाकर यहाँ के बचे कुचे मामलात को भी अपने हाथ में ले लिया है, और आगे जाकर भी वो इसी तरह की चीज़ें कर। हमारा वोट बैंक कॉमन है, जमात इस्लामी, PTI और MQM का। हाँ। अगर हमें तीनों को ये समझ आ जाए कि अगर हम तीनों किसी मसले पर और इस शहर को बचाने के लिए एक जगह जमा नहीं हुए, तो अलग-अलग हम सब कोशिशें करते हैं। लेकिन मसला ये ना, सोलो फ्लाइट, हर किसी की जमात की भी सोलो फ्लाइट। यस, आई एम विथ यू ऑन दिस। इसीलिए मैंने उनसे कई बार कहा है कि आएँ, किसी एक जगह सर जोड़कर बैठ के कुछ चंद नुकात पर इत्तफाक करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर मुश्तरका कोशिशें करते हैं। अभी तक उसका मुझे जवाब नहीं मिला है। मैंने 4 मरतबा हाफिज़ नईम और रहमान से ये बात की मैंने, और उनके कई लोगों से जो मुझे मिलते, मैंने कहा कि देखें ये वाली बात। इसी तरह मैं पीपल्स पार्टी जायज़ नाजायज़, कानूनी है या गैर कानूनी, अगर अब है हकीकत तो है ना, तो मैंने सईद गनी साहब से भी कहा और मुर्तज़ा भाव से भी कहा, देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें मसाइल का हल निकालना है। अच्छा, आज हम आपका रास्ता रोकने के लिए उस तरह का एजिटेशन नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप समझते हैं आपके पास फ्री हैंड है, आप ये इम्यूनिटी को कब तक एंजॉय करेंगे? एक वक्त आएगा आपकी पकड़ भी होगी, एक वक्त आएगा आपका वोट बैंक भी चैलेंज होगा। ये नहीं है कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है तो वो तो अपनी जगह जिंदा है, शहादत के बाद वो तो दोनों बाप बेटी जिंदा है, लेकिन तुमने जिस तरह उनके खूने नाहक को बेचा है, सौदा किया है, ठीक, अब मुल्क की सलामती से खेला है। अब अगर आवाम को कोई थोड़ा सा एतमाद देना है तो 15 अरब रुपए अगर हमारे पास हैं MNAs के फंड के, फी MNA 1 अरब, तो हम सड़कें बनाएं, आप सीवरेज का काम आ जाता हूं सर, मैं उसी पॉइंट बना देंगे। सईद गनी ने मेरी इस बात को सराहा है, उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी में करके आपको जवाब दूंगा। मैं उनके जवाब का मुंतज़िर हूँ। 4 महीने में हम दोनों मिलकर वो काम कर सकते हैं कि बहुत सारे जो लोगों में एक नाउमीदी, मायूसी है, वो दोबारा सियासी जमातों पर एतमाद करने लग जाएंगे, वरना वो सबसे बेजार है, सबसे तंग है। ये मैं आपको यहाँ इस वक्त मुझसे ज़्यादा आप कराची की सड़कें देखते होंगे, कराची को आपने देखा होगा, पूरा कराची इस वक्त खुदा पड़ा है और गाज़ा का एक मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर सुई सदन की जो गैस पाइपलाइंस चल रही है वो आपके सामने है ना। इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त तो जो इदारा है वो तो KMC का है, सड़कें उसकी या टाउन्स की है, टाउन्स के नाज़मीन पीपल्स पार्टी के हैं या जमात इस्लामी के हैं। यही मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और इसमें मैं डिटेल में डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है। सदन गैस वालों को इजाज़त दी थी वो सड़क खोदने की, और खोदने की दी, उसकी पेमेंट कर दी, और पेमेंट कर दी तो फिर वो सड़कें टाउन या UC और जो सड़कें बनी है, जिस तरह जाके देखें वो किस तरह की बनी हुई है। मैं ज़रा नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें आप भी शामिल हैं, प्रोविंस में आप आ जाते हैं तो फिर सिंध हुकूमत है, फिर उसके बाद 3rd टियर में चले जाते हैं तो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और भी आ जाते हैं। इन तमाम के बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर की जो इस वक्त शहर की सड़कों की जो हालत है, इस पे ज़रा और इन डिटेल हमें बताइए। टाउन्स और KMC, इन तीनों जगह पे पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जब उनका मेयर है। मुख्तलिफ टाउन्स में जमात इस्लामी के भी टाउन नाज़िम है
और एक आध टाउन ऐसा है कि जहाँ पीटीआई के टाउन नाजिम भी है। सही। अच्छा, और इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है इन तीनों लेवल्स पे, यूसी और टाउन और केएमसी में। अच्छा, अब मेनली तो ये बड़ा किरदार तो पीपल्स पार्टी और मेयर मुर्तज़ा वहाब का है। हाँ। उन्हें तो पूरे कराची को देखना है, बावजूद इसके कि कहीं जमात के टाउन नाजिम है। तो ये सड़कें अगर टूटी हुई हैं और अगर के इलेक्ट्रिक ने ने कहीं कोई लाइन डालनी है या कोई केबल डालना है या कोई फाइबर ऑप्टिक डल रहा है किसी आईटी कंपनी की तरफ से, आईटी वालों की तरफ से, या ये कि सुई गैस वाले अपनी कोई लाइन डाल रहे हैं, तो ये तो इसकी परमिशन बाकायदा ली जाती है और परमिशन पे दी जाती है और तभी वो सड़क खोदने की जाए। ये सिलसिला हो रहा है नहीं हो रहा है, हम वहाँ ऐवानों में नहीं है, लेकिन हम सूबाई असम्बली में ये आवाज़ उठाते हैं और हम कहते हैं कि ये फिर आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बल्दियात में नुमाइंदा हैं तीनों कराची के और कर क्या रहे हैं। अच्छा, सूबाई हुकूमत तो एक तरफा तमाशा जिसे कहते हैं, वो तो वहाँ बैठ के मज़े कर रहे हैं। अपने मेयर को भी ज़रा सोतेलो जैसा सलूक है, उसे भी वो इख्तियार और वो फंड्स नहीं दिए जा रहे, मास्टर प्लान में उसका कोई किरदार नहीं है, वाटर बोर्ड में भी कोई उसका ख़ास नुमाया किरदार नहीं है। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट में कहीं मुर्तज़ा वहाब नज़र नहीं आते, किस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, कौन सी कंपनी किस टाउन को देखेगी। मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि लाइल में। यानी पार्टी किसी भी जमात का वो जो ओहदा है वही इस वक्त खुद मुख्तार जिसे कहा जा सकता है वो नहीं है, जो होना चाहिए। इसीलिए तो हम अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुर्तज़ा वहाब के लिए लड़ रहे हैं ना, कि भाई मेयर को एम्पावर करें, बल्दियाती काउंसिल को एम्पावर करें, टाउन्स के जो मुख्तलिफ जमातों के नाज़मीन हैं उनको एम्पावर करें, उनकी काउंसिल को एम्पावर करें। और हमारा जो ये 27वीं आइनी तरमीम जिसे हमने कहा है आइनी तरमीम बिल, ये है ही आर्टिकल 140A की तशरीह, उस तशरीह को कानून आइन का हिस्सा बना दें, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका। देखिए, क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन है ना 3-4 लाइनों की 140A की, वो हर सूबाई हुकूमत और असम्बली ने अपनी मर्जी से करके सारे इख्तियारात जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में नीचे दिए गए थे, डिवॉल्व किए गए थे, वो भी उसका भी इर्तिकाज़ कर लिया। और जो मरकज़ से इख्तियारात थे 18वीं तरमीम से वो भी ले लिए, तो सूबे अनमैनेजेबल भी हो गए, अनविल्डी भी हो गए। तो अब वो काम कर पा नहीं रहे, इख्तियारात दे नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि लाड़काना का मेयर कौन है, उसका नाम क्या बताएं, नवाब शाह का मेयर कौन है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ही नवासे या नवासी जो है अगर वहाँ होते और वो मेयर के ऐसे से अपने शहर को सर्व करते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ठीक है, उस मेयर को वो ओन करना है, यानी ये जो सिस्टम है यही एक्सपोजर है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम मामला, बावसीला बनाए, बाइख्तियार बनाए, मौसर बनाए और उन्हें काम करने दें। जो कराची इस वक्त डंपर गर्दी का शिकार है, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ इस 40-41 100 के करीब अमवात हैं जो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और बड़ी हैवी व्हीकल से, ट्रैफिक से। एमकेएम प्रेस कॉन्फ्रेंस, आफाक अहमद का एक बयान आता है और उसके बाद जितनी तेज़ी से उनके खिलाफ FIR कटती है, हम तो ये समझ रहे थे कि एक सियासी जमात कराची को रिप्रेजेंट कर रही है तो डंपर माफिया जो है उसके खिलाफ एमकेएम फरीक बनेगी। मेरे ख्याल में एमकेएम के गवर्नर जो कि अवामी गवर्नर है, उन्होंने 2-3 मरतबा इस मसले को तफसीली उठाया है। एमकेएम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके मेन मौज़ूआत कुछ थे, लेकिन झेली मौज़ूआत में डंपर कंटेनर का जिक्र किया। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए अब तक, ये पूरे 1-1.5 माह में, उन सब में डंपर कंटेनर के बारे में ना सिर्फ जो बहीमाना बेरहमाना कत्लेआम हो रहा है हमारे शहरियों का, बेदरेक उनका जो कत्लेआम हो रहा है, लेकिन अच्छा, सर, उसकी भी कानूनी कार्रवाई नहीं, अगर उसके उन कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय एक आदमी जिसने हम सब के नुमाइंदगी की, आफाक अहमद, और उसने बयान दिया जिसको हमने सराहा, और अगर उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी हमने शदीद अल्फाज में मुस्तफ़ा भाई ने मजम्मत की, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम मजम्मत की, पार्टी की तरफ से भी एक आध दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी हम मजम्मत करेंगे। तो हमारा इख्तिलाफ कई चीज़ों पर हो सकता है, लेकिन जो हम हमारे जो मुश्तरक मसाइल हैं, अमराज हैं, जो हमें तबाह बर्बाद करें, कराची के किरदार को, उसके वजूद को खत्म कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि ओनरशिप का जो तकाजा होता है वो बियॉन्ड जाने का होता है, कुछ कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर जाने का होता है? और अगर ये लाताल्लुकी जो है ये वैक्यूम क्रिएट कर सकती है। किशोरी भाई ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखेगा कि इतनी अमवात हो जाएं और अगर वजीर आला के कानों पे जूं ना रहेंगे, उनका ज़मीर फिर भी सोता रहे सारी सूबाई हुकूमत और सूबाई ब्यूरोक्रेसी और इंतजामी के साथ और पुलिस के साथ, तो कम से कम आप तो इसका नोटिस लें। जब उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया तो आफाक अहमद का ये बयान आया और उसके नतीजे में फिर डंपर
कंटेनर जो उसके नतीजे में या उसके बाद जलने लगे और उसे आफाक अहमद के बयान से जोड़कर उसे पकड़कर कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया, बहुत बड़ा तीर मारा गया। लोग कहते मेरे कातिल कहाँ हैं भाई, उनको भी तो गिरफ्तार करें। अच्छा, और दिन के बाद ये डंपर चल कैसे रहे, किसकी जेब गर्म हो रही है, किसके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये दिन में चल कैसे रहे हैं कराची के अंदर, जबकि ये कानूनन, उसूलन और रेगुलेशन के मुताबिक ये दिन में डंपर कंटेनर हो, कोई माल बर्दार। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये मालूम करें, ये इंडिविजुअल। मैं तो हर लेवल पे पूछता हूँ, मैंने तो असेंबली में सवाल करके ये पूछा है, मैंने तो, लेकिन उसका जवाब आ जाए तो मजाल है कि उसका जवाब आ जाए, नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े तल्ख सवालात, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तमाम वो मामलात हैं जिस पे हम किसी और से बात करें तो मामला कहीं से कहीं चला जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर फारूक सत्तार खुद इन तमाम चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।